नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। फिक्र आपकी में आपका स्वागत है। भारत से लेकर दुनिया जहान तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया और समझ लिया। तो आइए शुरू करते हैं। आज की खबरों का इंट्रोडक्शन यानी परिचय आपको दे देते हैं। पहली खबर हमास चीफ इस्माइल हानिया के मर्डर की तेहरान फाइल्स है। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल पर शक है। इजराइल पर बड़े हमले की आशंका से पश्चिमी एशिया में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। लेकिन दुश्मनों के खिलाफ सीधा ठोक कर ऑपरेशन चलाने वाले इजराइल ने हानिया की हत्या की जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है। क्या हानिया की हत्या इजराइल ने नहीं कराई है? हानिया की हत्या फिर किसने कराई? बड़े राज से पर्दा उठने वाला है। दूसरी खबर ओलंपिक में भारत की बेटी मनु भाकर से जुड़ी हुई है। खेलों के महाकुंभ में दो मेडल जीतकर निशानेबाज मनु भाकर ने भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। लेकिन मनु भाकर की उपलब्धियों से पाकिस्तान के सीने पर छुरियां क्यों चलने लगी हैं? वहां से जलन की बू क्यों आ रही है? तीसरी खबर केरल के वायनाड से है। यहां 29 जुलाई को लैंडस्लाइड हुआ। तबाही के सैलाब में अब तक 175 लोगों की मौत की सूचना है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सेना वहां जिंदगी बचाने वाली देवदूत बन गई है। लेकिन वायनाड की घटना पर आज दिल्ली में सियासत कैसे तेज हो गई? क्या ये बात सही है कि केरल को ऐसी आपदा के लिए केंद्र ने 23 जुलाई को ही सचेत कर दिया था? सच क्या है? बड़ी पड़ताल आपको दिखाएंगे। चौथी खबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक चिट्ठी की है। उन्होंने ये चिट्ठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मिडिल क्लास की आवाज उठाई है। बीमा पर बढ़े हुए जीएसटी को वापस लेने का अनुरोध किया है। उनकी इस चिट्ठी का मजमून बस थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। और पांचवी खबर उस बीमारी से जुड़ी हुई है जिससे भारत में 17% लोग पीड़ित हैं। हम बात मोटापे की कर रहे हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, न जाने कौन कौन से उपचार करते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों की ये बीमारी एक इंजेक्शन से दूर हो सकती है। अमेरिका से इंजेक्शन वाला शॉर्टकट समाधान मिलने वाला है। फिक्र आपकी की शुरुआत में आज सबसे पहले एक हत्या की खबर जो बीते 24 घंटे से पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंडिंग है। हमास चीफ इस्माइल हानिया कल रात 2 बजे ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया। TV9 भारतवर्ष पर आप ये बड़ी खबर सुबह से देख रहे हैं। ईरान से लेकर उसके सभी प्रॉक्सी संगठन तक हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी भी देश या संगठन ने नहीं ली है। मौत के 24 घंटे बीतने वाले हैं और इजराइल सरकार की ओर से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। इसीलिए सवाल कई हैं जो उठ रहे हैं। उन सवालों को दिखाने और बारी बारी से उनका जवाब देने से पहले आपको हानिया का 24 सेकंड का एक वायरल वीडियो दिखाते हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तेहरान में पदभार ग्रहण कर रहे थे। शपथ ग्रहण समारोह में हानिया भी मौजूद था और भरे हॉल में इजराइल और अमेरिका से नफरत करने वाले लोग जोर शोर से डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हमास चीफ हानिया कतर से तेहरान पहुंचा था। लेकिन आज सुबह खबर आई कि यहां खुद उसका ही अंत हो चुका है। इस्माइल हानिया ईरान के सबसे सुरक्षित जगह IRGC के गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। ये इलाका ईरानी राष्ट्रपति भवन से 150 मीटर दूर है और यहां ईरान के बाहर से लॉन्च किए गए एक मिसाइल हमले में उसकी मौत हो गई। ऐसे में रहस्यमयी सवाल यह है कि इस्माइल हानिया को आखिर किसने मारा? क्या इजराइल ने हानिया की हत्या की और 7 अक्टूबर वाले नरसंहार का बदला ले लिया, या फिर हानिया ईरान की किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ? इसके अलावा इन सवालों को उठाने के पीछे कई ठोस वजहें भी हैं। हर परत खोलने से पहले आपको तेहरान से वायरल इस्माइल हानिया के कुछ और लेटेस्ट वीडियोस भी दिखाते हैं। इस्माइल हानिया ने कल हत्या से पहले ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई से मुलाकात की थी। खामेनेई ने हानिया के साथ मीटिंग का ये वीडियो अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है और शोक जताते हुए इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। उनकी धमकी का मजमून कुछ यूं था: इजराइल ने हमारे घर में घुसकर हमारे मेहमान को मारा है, हमें अपमानित करने का काम किया है।
लेकिन इजराइल ने अब अपने लिए भी सजा का इंतजाम कर लिया है और हानिया की शहादत का बदला लेना अब ईरान का कर्तव्य है। खामेनेई की इस धमकी के बाद एक और वीडियो तेहरान की ऐतिहासिक जामकरन मस्जिद से वायरल हुआ। यहाँ के गुंबद पर लाल झंडा फहराया गया। इस मस्जिद पर फहराए जाने वाले लाल रंग के झंडे का मतलब असल में जंग के ऐलान का प्रतीक है। ये तब फहराया जाता है जब ईरान अपने दुश्मन से बदला लेने वाला होता है। ऐसा वर्ष 2020 में तब भी दिखा था जब इजरायली इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी कमांडर सुलेमानी की हत्या की गई थी। जानकारों की माने तो ईरान ने सुलेमानी की मौत का बदला इजराइल से 3 साल बाद 7 अक्टूबर 2023 को वाया हमास लिया था। ईरान की जामकरन मस्जिद पर यह लाल झंडा उस वक्त भी फहराया गया था जब इजराइल ने 1 अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी दूतावास के पास ईरान के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी को मिसाइल हमले में मार गिराया था। ईरान ने तब उनकी मौत का बदला 14 अप्रैल को तेल अवीव पर एक साथ 350 मिसाइलें दाग कर लिया था। अब एक बार फिर जामकरन मस्जिद पर हानिया की हत्या के बाद लाल झंडा फहराया गया है। तो देखने वाली बात यह होगी कि ईरान इजराइल से उनकी मौत का बदला किस तरह लेता है, या फिर ईरान हानिया की हत्या के बहाने पश्चिमी एशिया में कोई और गेम खेल रहा है। क्योंकि एक बात जो किसी भी जानकार की समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि ईरान के पास सबसे मजबूत बोरहान C2 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम है जो 450 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में करीब 300 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है, जिसकी तैनाती करके ईरान ने यह दावा किया था कि उसकी हवाई सीमा अभेद्य है। तो फिर इतने शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल की मिसाइल ने इतनी आसानी से चकमा कैसे दे दिया? जिस इलाके में हानिया की हत्या हुई वहां रडार सिस्टम 24 घंटे एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन कल रात ये रडार सिस्टम भी मिसाइलों को ट्रेस नहीं कर पाए। ईरान पर इसीलिए शक की सुई ज्यादा घूम रही है और सवाल उठ रहे हैं। که دیگه تعداد اون نمیدونم چقدر باید باشه. सुना आपने ईरान के सैन्य कमांडर का इजराइल से बदला लेने वाला ये विस्फोटक बयान, जिससे पहली नजर में ये पता चल रहा है دو هستن که دیگه تعداد اون نمیدونم چقدر باید باشه. कि हानिया की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान अपने देश में हानिया की हत्या को अपमान से जोड़कर देख रहा है। लेकिन क्या हो अगर कुछ दिन बाद यह खुलासा हो जाए कि हानिया की हत्या असल में इजराइल ने नहीं बल्कि खुद ईरान ने साजिश के तहत कराई है। तेहरान में हानिया से मुलाकात करने वाले इस शख्सियत को ध्यान से देखिए। नाम है मसूद पेजेश्कियान, ईरान के नए राष्ट्रपति। हानिया इन्हीं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा। शपथ लेने के कुछ वक्त बाद ही पेजेश्कियान ने हानिया से अलग से मुलाकात की थी और हानिया की हत्या के बाद इजराइल को चेतावनी दी थी कि तेल अवीव को इस कायरतापूर्ण कार्रवाई पर पछताना हो। लेकिन पेजेश्कियान के बारे में जानकारी है कि वो शुरू से पश्चिम के समर्थक रहे हैं। पश्चिम के साथ बेहतर संबंधों और परमाणु समझौतों की वकालत कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति की धमकी के कुछ घंटे बाद ही ईरान के उपराष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। तो बदले की बात करने वाले ईरान में अचानक से दो सुर क्यों सुनाई देने लगे? गौर करने वाली बात यह है कि हानिया की हत्या उस समय की गई जब इजराइल और हमास लगभग 10 महीने से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए शांति समझौते के बेहद करीब थे। इस शांति वार्ता को सफल बनाने के लिए मिस्र, कतर और अमेरिका महीनों से मशक्कत कर रहे थे और हानिया इजराइल से होने वाले इस संभावित शांति समझौते में प्रमुख कड़ी के जैसा था। तो क्या शांति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए ही हानिया का कत्ल करा दिया गया? हानिया की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो सकता है?
ये रहस्य खुलने का इंतजार पूरे पश्चिमी एशिया को है। हानिया की हत्या से एक बात साफ है, इजराइल और हमास के बीच अब शांति समझौता बहुत मुश्किल है। उल्टे हानिया की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में महायुद्ध छिड़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ईरानी संसद के एक प्रवक्ता ने बयान दिया है कि हानिया के खून का एक कतरा भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि हानिया की शहादत से लड़ाकों का मनोबल और मजबूत होगा। यमन से हूती ने धमकी दी है कि हानिया की हत्या के बाद अब यरूशलेम की संपूर्ण आजादी के लिए ऑल आउट वॉर छिड़ेगा। इजराइल को भी संभावित पलटवार का अंदेशा है, इसीलिए पूरे इजराइल में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इजराइल की सैन्य सुरक्षा पर इमरजेंसी बैठकों का दौर जारी है। इजरायली मिलिट्री हेडक्वार्टर में खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐसी ही एक बैठक की अध्यक्षता की है। आईडीएफ हेडक्वार्टर के वॉर रूम में पहुंचकर आगे की रणनीति बनाने के लिए सेना को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ईरान के समर्थित गुटों को इजराइल से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका तेल अवीव की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अमेरिका इस जंग में अगर सीधे शामिल हुआ तो जाहिर है कि फिर युद्ध का दायरा बढ़ेगा और हानिया की हत्या की निंदा करने वाले रूस और चीन भी इस महायुद्ध के प्रमुख खिलाड़ी फिर बन सकते हैं। अब आपको दूसरे सवाल का जवाब देते हैं। अगर इजराइल ने ही तेहरान में घुसकर हमास चीफ हानिया की हत्या की है तो आपके लिए उसकी मारक रेंज देखना जरूरी है। 24 घंटे के भीतर इजराइल ने अपनी फायर पावर दिखाते हुए 3 बड़े हमलों से दुश्मनों को बारूदी जवाब दिया है। इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर बमबारी की। ये वीडियो बेरूत में इजरायली एयरफोर्स की उसी बमबारी का है। इस हमले में हिजबुल्लाह का नंबर 2 शीर्ष सैन्य कमांडर फाउद शुकर मारा गया। शुकर को हज मोहसिन के नाम से भी जाना जाता था। 27 जुलाई को इजराइल के गोलन हाइट्स में फुटबॉल स्टेडियम पर जो रॉकेट हमला हुआ था, इजराइल ने उसके लिए शुकर को ही जिम्मेदार ठहराया था। फलक 1 रॉकेट से किए गए हमले में 12 बच्चों की जान गई थी। हालांकि हिजबुल्लाह ने हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया था, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह को बदला लेने की धमकी दी थी। फाउद शुकर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का राइट हैंड भी माना जाता था। हमलों और ऑपरेशन की योजना बनाने और निर्देशित करने में नसरल्लाह को सलाह देता था। फाउद शुकर को 2019 में अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था। उसके बारे में जानकारी देने पर करीब 42 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। अब आपको इजराइल की त्रिकोण मारक विधि दिखाते हैं। 24 घंटे के भीतर इजराइल ने कैसे 3 दिशाओं से अपने दुश्मनों को बारूदी झटका दिया है, दुश्मनों का काम तमाम किया है। आइए इसके बारे में जानकारी देते हैं। कैसे 3 दिशाओं से हमला किया गया। 27 जुलाई को गोलन हाइट्स पर हमला हुआ तो इजरायली आर्मी ने किस तरह से तेल अवीव से हमला किया है सीधे हिजबुल्लाह पर और हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मार गिराया है। तो 3 दिशाओं में किस तरह से हमला किया गया ये वो आपको हम दिखाते हैं। इसके बाद हूती से भी बदला लिया है और ईरान पर भी हमला किया है। तो देखिए क्या हुआ है। दरअसल गोलन हाइट्स पर हमला हुआ तो इजरायली आर्मी ने तेल अवीव से 425 किलोमीटर दूर लेबनान की राजधानी बेरूत को दहला दिया। हमले के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार मानकर उसके कमांडर को ढेर कर दिया। 24 घंटे के भीतर ही आईडीएफ ने तेल अवीव से 1900 किलोमीटर दूर तेहरान में अंदर घुसकर हमास चीफ हानिया का काम तमाम किया। 24 घंटों के दौरान ही इजराइल ने तीसरा ऑपरेशन तेल अवीव से 2300 किलोमीटर दूर यमन की राजधानी सना में अंजाम दिया, जहां हूतियों के ठिकानों पर बम बरसाए गए। इस अटैक में हूती के कब्जे वाला हुदैदा बंदरगाह भी बर्बाद हो गया और करीब $20 मिलियन का नुकसान हुआ। हूती विद्रोहियों ने 29 जुलाई को तेल अवीव पर घातक ड्रोन अटैक किया था। ये उसी का प्रतिशोध था। हमने आपके लिए 29 जुलाई वाले हूती के अटैक का वीडियो रील तैयार की है ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि इजराइल को जो छेड़ता है वो उसे छोड़ता नहीं है।
इजराइल की दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाली रणनीति नई नहीं है, बल्कि उसका इतिहास ऐसे कई ऑपरेशन से भरा हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से ही उसने अपने एक एक दुश्मन को चुन चुनकर ढेर किया है। इसी साल जून के महीने में इजरायली आर्मी ने सीरिया के अलेप्पो शहर पर हमला किया। ईरानी सेना के सलाहकार सैयद अबियार को मार गिराया। इससे पहले अप्रैल 2024 को सीरिया में ईरानी दूतावास के पास इजराइल ने स्ट्राइक की। हमले में ईरान के 2 कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी और मोहम्मद हादी हाजी रहीमी मारे गए। दिसंबर 2023 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के टॉप कमांडर सैयद राजी मुसावी को भी मार गिराया गया। इससे पहले भी वर्ष 2020 में इजराइल ने तेहरान में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह को कार पर अटैक कर मार गिराया था। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप दुनिया भर में चर्चित है। इस पर कितनी ही फिल्में, वेब सीरीज बन चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाई जा चुकी है। ये ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड क्या था? आज अतीत के पन्नों से ये जानकारी निकालकर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। हानिया की हत्या के संदर्भ में इस ऑपरेशन के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इजराइल अपने दुश्मन को ना भूलता है और ना ही माफ करता है, बल्कि दुश्मन पाताल में भी छिपा हो तो उसे ढूंढकर मार ही देता है। वर्ष 1972 में जर्मनी के म्यूनिक में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। इजरायली एथलीट्स गेम्स में शामिल होने यहां पहुंचे थे। 5 सितंबर की सुबह आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर और फिलिस्तीन लिबरेशन के आतंकवादी ओलंपिक विलेज में घुस आए। इजरायली एथलीट्स को फ्लैट में बंधक बना लिया। हमलावरों ने 2 एथलीट्स को मार डाला और 9 इजरायलियों को बंधक बना लिया। इन लोगों की मांग थी कि इजरायली खिलाड़ियों को छोड़ने के एवज में 200 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। इजरायल ने इन्हें कैद में रखा था। हमलावर बंधकों को शहर के एक एयरपोर्ट पर ले गए। वहां जर्मन सुरक्षा बलों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्लान नाकाम हो गया। इसके बाद फिलिस्तीनी आतंकियों ने सभी इजरायली बंधकों को मार डाला। जर्मन सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 8 में से 5 बंदूकधारी मारे गए। 3 को पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि बाद में उन्हें तब छोड़ना पड़ा जब फिलिस्तीनी संगठन ने जर्मन एयरलाइंस लुफ्तहांसा के विमान को हाईजैक कर लिया था। इन लोगों की रिहाई के बदले ही विमान को छोड़ा गया। इधर इजरायल प्रतिशोध की आग में जल रहा था। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने देश की संसद में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। इस हमले के लिए लोगों की पहचान के लिए एक गुप्त कमेटी बनी। इजरायल की खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद को इन लोगों की हत्या करने की जिम्मेदारी दी गई। रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन चलाकर हमले में शामिल फिलिस्तीनी आतंकियों को पूरे यूरोप और मध्य पूर्व देशों में खोज खोज कर मारा गया। कहा जाता है कि मोसाद के एजेंट आतंकियों को मारने से पहले उन्हें तोहफा भेजते थे, जिसमें लिखा होता था कि हम न भूलते हैं और न ही माफ करते हैं। तेहरान में हानिया की हत्या के साथ एक बार फिर मोसाद का यह ऑपरेशन और सूत्र वाक्य चर्चा में आ गया है।